हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने इस चैप्टर को पहले पढ़ चुका है वो अगर देखना चाहते हैं इस वीडियो को नीट के प्रिपरेशन के लिए, तो आप इसको 1.25 या फिर 1.5 के एक्स पे देखिएगा। ठीक है, स्पीड पे। लेकिन जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मतलब पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आप एज इट इज ही पढ़िएगा और पढ़ने के बाद आप इसका क्वेश्चन भी लगाइएगा। क्वेश्चन लगाइएगा, अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में भी आप बताइएगा कि हाँ, जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को नेक्स्ट वीडियो में हम ठीक करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहां पे बेसिकली बात यह है कि इस चैप्टर को हम लोग अप्रोक्सीमेटली मान के चलते हैं कि 5 से 6 क्लास में ये चैप्टर जो है पूरा का पूरा एंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बहुत सारा डिजीज भी देखेंगे। तो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम लोग पढ़ते क्यों हैं। सबसे पहले बात तो यही है। तो देखिए, आबादी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है इंडिया की। ठीक है, और इंडिया में आबादी जो है वो इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि इसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। ठीक है, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जितने तेज़ी से इंडिया में बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए अलग अलग तरह के मेथड्स सरकार के द्वारा भी लाए गए हैं, अलग अलग तरह के डिवाइसेस जो है वो अवेलेबल है। उन्हीं को पढ़ने के लिए हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर को पढ़ रहे हैं। ठीक है, ताकि जो भी पॉपुलेशन है उसको अब कंट्रोल किया, पहले तो कंट्रोल नहीं हुआ लेकिन अब उसको कंट्रोल किया जा सके, इसलिए ये चैप्टर पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि WHO के थ्रू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO जो है ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए डेफिनेशन क्या दिया। ठीक है, तो WHO का कहना है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, सोशली, इन सारे तरीकों से अगर फिट है तो वो एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी लाइफ जी सकता है। अकॉर्डिंग टू WHO, अ पर्सन with physical, social, behavioral, ठीक है, बिहेवियरल भी होगा इसमें, साइकोलॉजिकल एंड मेंटल फिटनेस इज, एक मिनट, यहां पे एक और पॉइंट हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, साइकोलॉजिकल, मेंटल एंड रिप्रोडक्टिव फिटनेस, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वगैरह का भी हेल्दी होना जरूरी है। तो रिप्रोडक्टिव फिटनेस इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा वो, तो वो कहलाएगा हेल्दी, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। ठीक है, तो इसको हम लोग रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बोलेंगे और इसी चीज को, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये था WHO के थ्रू एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी ह्यूमन बीइंग के लिए डेफिनेशन। अब ये हम लोग देखते हैं कि आखिर पॉपुलेशन काफी तेजी से जो बढ़ रहा है वो क्यों बढ़ रहा है, उसका क्या कारण है। तो हम लोग यहां देखेंगे सबसे पहला, कॉज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है इसका कारण क्या है। तो जो सबसे पहला जो कारण है वो ये है, ऐसे तो अलग अलग तरह का बहुत सारा कारण है। ठीक है, सबसे पहला कारण हम लोग लेकर के चलेंगे अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। सबसे पहला यही कारण हम लोग लेकर, अब क्या होता है कि अगर कपल्स अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल जो कांटेक्ट है अगर बनाते हैं, ठीक है, आपस में, यानी कि यूज ऑफ कॉन्डम अगर नहीं करते हैं, फीमेल में अगर डायफ्राम नहीं है, सर्वाइकल कैप नहीं है, वॉल्ट कैप नहीं है, तो इन सारे के ना होने के कारण अगर हो जाता है स्पर्म का ओवम के साथ मैटिंग, तो उससे भी चांसेस बनते हैं आगे बेबी के बर्थ के। दूसरा क्या है, दूसरा जो चीज़ है वो क्या है कि अब देखिए क्या होता है कि एक जो फिक्स जो इंडिया में तय किया गया है कि जो एज है
वो एज लिमिट है 18 टू 21 ईयर, 18 फॉर फीमेल एंड 21 फॉर मेल। ये जो एज है इसको बढ़ा देना चाहिए, ठीक है, अर्ली मैरिज, ठीक है। तो इसका जो है पहला एक और है अर्ली मैरिज, या इसी को हम लोग बोलेंगे चाइल्ड मैरिज। तो चाइल्ड मैरिज जो है ये भी इसका कारण हो सकता है, क्योंकि उस वक्त जिस वक्त इन लोगों की शादी हो जा रही है, गांव देहात में ऐसा होता है कि बच्चों का बहुत जल्दी शादी कर दिया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि उन लोगों को अपना दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ समझ में नहीं आता है उन लोगों को, क्योंकि अभी तो वो चाइल्डहुड स्टेज में ही है, मेंटली उस तरीके से फिट नहीं है, रिप्रोडक्टिवली भी फिट नहीं है, ठीक है। तो उस केस में भी ऐसा होता है कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोडक्शन करते हैं और बच्चा जो है वो ज़्यादा पैदा करते हैं। थर्ड नंबर, अगर देखा जाए तो इलिटरेसी, ठीक है। इंडिया में इलिटरेसी भी जो है ये भी बहुत बड़ा एक तरीके का कहा जाए तो दारोमदार है, एक तरीके का फैक्टर है पॉपुलेशन को एक्सप्लोर करने में, ठीक है, एक्सप्लोर करने में। तो इलिटरेसी काफ़ी ज़्यादा है, इलिटरेसी, ठीक है। फोर्थ नंबर, कपल्स आर नॉट अवेयर of proper सेक्स नॉलेजेस। सेक्स रिलेटेड जो नॉलेज है, एक्चुअली होता क्या कि हमारे समाज में, हमारा जो सोसाइटी है, इसमें सेक्स टॉक जो है ये थोड़ा सा जो है टैबू माना जाता है। आप किसी से या फिर अपने फैमिली में ही अगर उस चीज़ का अगर बात करते हैं तो उसको लोग टैबू मानते हैं, कहते हैं कि इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए। लेकिन ये चीज़ जो है एक्चुअली हर कपल को जानना चाहिए कि कब इंटरकोर्स करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो कॉन्सेप्शन होता है उसका चांस घट सकता है। इसके अलावा क्या होता है, डिज़ायर, ठीक है। क्या होता है डिज़ायर, तो डिज़ायर ऑफ मेल चाइल्ड, बहुत सारे घर में ये देखा जाता है कि बच्चा जो है वो मेल बच्चा जो है, बेटा ही जो है वो बाप के जायदाद का वारिस बनेगा, या फिर मुखाग्नि होती है, ठीक है, जब पिता मर जाता है तो उसका बेटा ही मुखाग्नि देता है। तो इन सारे चीज़ों के लिए भी मेल चाइल्ड का जो डिज़ायर है उसके लिए लोग रेगुलर रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। और अगर मान लेते हैं किसी भी फीमेल में, ऐसा तो बहुत सारा केस देखा गया है, किसी भी फीमेल में किसी भी फैमिली में अगर बहुत ज़्यादा बेटियां हैं, ठीक है, तो वो लोग इस डिज़ायर में कि आज नहीं तो कल हमको बच्चा होगा, वो लगातार रिप्रोडक्शन करते हैं बच्चे की चाह में, और इससे भी उन लोगों का जो है वो नंबर जो है, पॉपुलेशन का जो एक्सप्लोजन है वो हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो और क्या होगा, तो अब देखिए क्या है, इसके अलावा डिज़ायर तो हो गया, अब ज़्यादा अगर होता है, ठीक है, दे आर नॉट aware of proper family planning। ये जो प्रॉपर फैमिली प्लानिंग है इसके लिए अवेयर नहीं होने के कारण भी पॉपुलेशन का जो एक्सप्लोजन है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। इसके अलावा देखिए और भी कुछ चीज़ है, जैसे एक्चुअली वो हमारे लिए तो एक तरह का पॉजिटिव फीडबैक है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं पॉपुलेशन को बढ़ाने में ज़्यादा दे रहा है। अब जैसे देखिए क्या हो रहा है, प्रॉपर केयर एंड मेडिकेशन, ठीक है, ये जो चीज़ है। अब क्या हो रहा है, पहले के ज़माने में जब कोई भी बीमारी होता था तो दवा नहीं होने के कारण लोग मर जाते थे, तो उससे क्या होता था कि ओवरऑल जो पॉपुलेशन है वो मेंटेन रहता था। लेकिन अब क्या किया जा रहा है कि ये जो बीमारी का तरह तरह का जो दवा है वो खोज कर दी, जैसे कोरोना है, तो अभी कोरोना जब तक उसका वैक्सीन डिस्कवर नहीं हुआ था तब तक लोग लगातार मरते जा रहे थे। इससे क्या हो रहा था, इससे हो रहा था कि वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे एक तरीके का मेंटेन हो रहा था, ठीक है। लेकिन अब वो चीज़ नहीं हो रहा है क्योंकि डिस्कवरी हो चुकी है, जो लोग अफेक्टेड है वो इजीली ठीक हो जा रहे हैं, ठीक है। 8th नंबर अगर देखा जाए तो डिक्रीज इन MMR एंड IMR, यानी मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट और ये जो इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट है इसके भी रेट में काफ़ी ज़्यादा
कमी आई है, जिस कारण से भी पॉपुलेशन आगे काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके कारण पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो अब हम लोग देखेंगे क्या, अब हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से डिवाइसेस का, कौन कौन से प्रोसेस का यूज़ करेंगे जिससे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोका जा सके। तो अब हम लोग देखेंगे कि वो कौन कौन से मेथड हैं जो कॉन्ट्रासेप्शन में हेल्प करेंगे। ठीक है, यानी कि कॉन्सेप्शन को क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। तो उसके लिए बेसिकली देखा जाए तो 3 तरीके का मेथड है। ठीक है, कुल मिलाकर 3 मेथड है। पहला जो मेथड है उसको बोलते हैं हम लोग टेम्पररी मेथड। टेम्पररी, तो पहला हो गया टेम्पररी मेथड। दूसरा कौन सा होगा, तो दूसरा होगा बाबू परमानेंट मेथड। ठीक है, तीसरा कौन सा होगा, तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब इस टेम्पररी मेथड में देखा जाए तो टेम्पररी मेथड में बहुत सारा चीज है। ठीक है, जैसे इसमें सबसे पहला तो हो जाएगा नेचुरल मेथड टेम्पररी वाले में। ठीक है, दूसरा हो जाएगा बैरियर मेथड। ठीक है, तीसरा हो जाएगा केमिकल मेथड। ठीक है, चौथा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ठीक है, इसके अलावा आ जाएगा इसमें आईयूसीडीज या आईयूडीज, आईयूसीडीज या आईयूडीज। ठीक है, तो ये सारा जो है ये हो गया टेम्पररी मेथड। ठीक है, और परमानेंट मेथड में क्या आएगा, तो परमानेंट मेथड में यहाँ पे वैसेक्टमी हो गया, ट्यूबेक्टमी हो गया। ठीक है, और एमटीपी हो गया, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अल्टीमेटली फैलोपियन ट्यूब को यहाँ ब्लॉक कर दिया जाता है एक सर्कुलर रिंग से। हम लोग आगे बात करेंगे इसमें। तो आज हम लोग का जो टॉपिक रहेगा वो होगा नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, कि जो भी मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है वो बेसिकली 3 पॉइंट्स पे डील करता है। ठीक है, पहला जो पॉइंट है वो क्या है, चाहे कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन हो, एटलीस्ट वो फ्यूजन जो होगा स्पर्म और ओवम का उसको रोकेगा। ठीक है, मतलब हो सकता है कि ओवम को ही निकलने से रोक दिया। सेकेंड नंबर जो होगा हो सकता है ओव्यूलेशन को रोक दे। ठीक है, और थर्ड नंबर जो होगा हो सकता है कि वो इम्प्लांटेशन को रोक दे। ठीक है, तो यही 3 चीज हम लोगों को करना है। ठीक है, इस पूरे पॉइंट्स में, पूरे जो चैप्टर है इसमें हम लोग को बेसिकली यही देखना है कि आखिर इन तीनों चीजों को किस तरीके से रोका जाएगा। हम लोग को बेसिक फोकस इन्हीं तीनों पॉइंट्स पे करना है। अल्टीमेटली हम लोग को यही करना है कि चाहे वो फर्टिलाइजेशन को रोक दिया जाए, फीमेल में ओव्यूलेशन को रोक दिया जाए, या फिर इम्प्लांटेशन को रोक दिया जाए। तो सबसे पहले जो नेचुरल मेथड है, इस नेचुरल मेथड में तो ये जो नेचुरल मेथड है, नेचुरल मेथड में भी बहुत सारे टाइप्स हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, सबसे पहला जो है ये हो जाएगा पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। ठीक है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। अब ये पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या है, तो आपको ध्यान से समझना है इसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीवीआई मान के चलिए, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या है, तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में बेसिकली क्या हो रहा है, एब्स्टिनेंस याद रखिएगा इसका मतलब होता है अवॉइड। ठीक है ना, अवॉइड करना, पीरियड्स के दौरान सेक्स को अवॉइड करना। अब कब ये सेक्स को अवॉइड करना है, तो ये भी याद रखिएगा। इसमें क्या होगा, हम लोग पढ़े हुए मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हम लोग जान लेंगे डे 10। ठीक है, डे जो 10th है, 10th डे जो है, और डे 18, ये बड़ा क्रूशियल पीरियड है। ठीक है, डे 10 से लेकर डे 18 तक का जो पीरियड है ये बहुत ज्यादा क्रूशियल पीरियड है। इस पीरियड में बेसिकली क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है, मतलब ओवरी से एग जो है ये बाहर आ जा रहा है, सेकेंडरी ओसाइट। अब उस दौरान क्या होता है कि स्पर्म जो है इसका भी ऑन एन एवरेज 3 डे का लाइफ स्पैन है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, और ओवम जो है इसका भी 3 दिन का होता है लाइफ टाइम। तो मान के चलते हैं कि डे 10 और डे 18 के बीच कभी भी अगर रिप्रोडक्शन हुआ हो, ठीक है, मान के चलते हैं सपोज डे 12 इस दौरान रिप्रोडक्शन हुआ हो, तो डे 12 को अगर रिप्रोडक्शन हुआ हो तो 1 दिन लगता है स्पर्म को
फीमेल के एम्पुलरी स्टमक जंक्शन तक पहुंचने में, ठीक है। तो एक दिन यानी कि 13th डे एम्पुलरी स्टमक जंक्शन में पहुंचा हुआ है, और आपको पता है कि 14th डे ओव्यूलेशन हुआ तो 15th डे ओवम भी आ जाएगा, तो 13 से 14, 14 से 15, 15 से 16, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन अगर हो गया तो बेबी फिर आ सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को अवॉइड करना है, ठीक है। अगर ये चीज़ अवॉइड किया जाए, ठीक है, डे 10 से लेकर डे 18 तक का जो पीरियड है, इसको अगर अवॉइड कर दिया जाए तो प्रेगनेंसी का जो चांस है उसको ऑलमोस्ट 80% तक रोका जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़, लेकिन हाँ इसका भी कुछ जो है वो नेगेटिव इफेक्ट है। एक्चुअली होता क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि हर फीमेल में जो पीरियोडिक जो मेंस्ट्रुअल पीरियड चल रहा है वो पीरियड एकदम एग्जैक्ट 28 डे पे ही चले, आगे पीछे होता रहता है तो फीमेल को याद करने में परेशानी होती है। इसके अलावा एक ही फीमेल का जो पर्टिकुलर पीरियड है वो भी हर मंथ वैरी करता रहता है, ठीक है। तो इसमें डेज को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर फीमेल अपने डेज को याद रखे तब इस चीज़ को किया जाए तो ऑलमोस्ट 80% तक प्रेगनेंसी के चांसेस को डिले किया जा सकता है, रोका जा सकता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है वो है कोइटस इंटरप्टस। अब ये कोइटस इंटरप्टस क्या है? कोइटस ये सिनोनिम है, किसका है? तो हम लोग जानते हैं इंटरकोर्स बोले, ठीक है, या फिर हम लोग इसको सेक्स बोले, ठीक है, या फिर इसको हम लोग कॉपुलेशन बोले, ठीक है। कॉपुलेशन सारा एक दूसरे का ही नाम है, ठीक है। और इसको क्या करना है? इंटरप्ट करना, मतलब बाधित कर देना, उसको रोक देना है, ठीक है। तो क्या होगा, यहां होता क्या है कि मेल जो है सेक्स के दौरान अगर अपने पेनिस को फीमेल के वेजाइना से बाहर निकाल ले बिफोर इजैकुलेशन, इजैकुलेशन के पहले, तो सीमेन बाहर ही रह जाएगा और इससे ओवम को स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड कोइटस इंटरप्टस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट जो है उसको हम लोग बोलते हैं लैक्टेशनल एमिनोरिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लैक्टेशनल एमिनोरिया, ठीक है। अब ये लैक्टेशनल एमिनोरिया क्या है? तो वर्ड्स को हम लोग तोड़ेंगे। लैक्टेशनल यानी कि जरूर ये कब की बात हो रही है? तो ये लैक्टेशन पीरियड के दौरान की बात हो रही है, ठीक है। ए का मतलब हो गया नॉट, मीनो वर्ड का मतलब हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब ये हो गया कि ब्रेस्ट फीडिंग से, ब्रेस्ट फीडिंग बाय इन्फेंट कैन reduce the chances of मेंस के चांसेस को ब्रेस्ट फीडिंग से रोका जा सकता है। अब ये कैसे होगा? तो एक चीज याद रखिएगा, अगर ब्रेस्ट फीडिंग बच्चा करता है उससे क्या होता है? ब्रेस्ट फीडिंग करने से देखिए कुछ हार्मोन्स है फीमेल में, वो जो है वो रुक जाएगा। होता क्या है ये देखिए, जब जब बच्चा ब्रेस्ट फीड करेगा इसका मतलब मिल्क का कंजम्पशन हो रहा है, और अगर मिल्क का कंजम्पशन हो रहा है तो ये हार्मोन हमेशा निकलेगा, प्रोलैक्टिन। तो जब बेबी जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग करेगा तो प्रोलैक्टिन काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। ये पिट्यूटरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल में प्रोलैक्टिन निकालेगा, और जैसे ही ये प्रोलैक्टिन निकलता है तो प्रोलैक्टिन का इंक्रीज होना ये किसको डिक्रीज कर देगा? तो आप जानते हैं कि हाइपोथैलेमस क्या करता है? ये निकलता है GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन। तो ये जैसे ही प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ेगा GnRH का लेवल घटेगा, और अगर ये GnRH का लेवल घटता है तो पिट्यूटरी को प्रॉपर सिग्नल नहीं मिलेगा। किस चीज के लिए प्रॉपर सिग्नल नहीं मिलेगा? फॉर द रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स। तो गोनाडोट्रोपिन्स के रिलीज के लिए पिट्यूटरी को सिग्नल नहीं मिलेगा, और अगर पिट्यूटरी को सिग्नल नहीं मिलेगा तो ना ही FSH बाहर आएगा और ना ही LH बाहर आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर रेगुलर फीमेल जो है न्यूली बॉर्न बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कराए तो उससे क्या होगा? उससे प्रोलैक्टिन का लेवल फीमेल के बॉडी में बढ़ेगा, और प्रोलैक्टिन का फीमेल में अगर बॉडी में बढ़ा ये लेवल तो उससे GnRH जो हाइपोथैलेमस से निकला है उसका लेवल घटेगा, और इसके लेवल घटने से पिट्यूटरी जो है वो गोनाडोट्रोपिन का रिलीज नहीं करेगा, ना FSH निकलेगा ना LH, और ना FSH और ना ही LH जैसे ही निकलेगा तो एस्ट्रोजन का लेवल भी क्या हो जाएगा?
डाउन हो जाएगा। और एस्ट्रोजन का अगर लेवल डाउन हो गया, LH का लेवल डाउन होगा। LH का लेवल अगर डाउन हो गया तो क्या ओव्यूलेशन होगा? ओव्यूलेशन होगा ही नहीं। और अगर ओव्यूलेशन नहीं होता है तो मेंस्ट्रुएशन भी नहीं होगा, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप कि ये जो नेचुरल जो मेथड है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला जो मेथड है बैरियर मेथड, केमिकल मेथड और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वाला जो मेथड है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है, ठीक है, तो इसको आप शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इसको सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहे बच्चों और नीट की तैयारी करते रहे, हम आपके साथ हैं।